नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और इस समय स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं श्री विवेक श्रोत्री। आप इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन साथ ही साथ वे इस समय कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में हैं। उनके पास ई पासेस की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जितने भी इंदौर में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें संदिग्ध मरीजों को रखा जाता है या जिनके परिवार में कोई पॉजिटिव मरीज़ पाया गया है उनको अलग जो क्वारंटाइन किया जाता है, वो तमाम सेंटरों की जिम्मेदारी विवेक श्रोत्री साहब के पास है। विवेक श्रोत्री जी इंदौर में बहुत सारे पदों पर रहे हैं, एसडीएम रहे हैं, एसडीओ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएँ अलग अलग समय में, अलग अलग वक्त में पूर्ण की हैं। आपका बहुत स्वागत है श्रोत्री साहब। थैंक यू सो मच। अभी जो कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन, ये एक बहुत बड़ी इलाज के रूप में सामने आया है और पूरी दुनिया में जो इस बीमारी का इलाज बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि हम आइसोलेशन में चले जाएं, क्वारंटाइन हो जाएं और 14 दिन में वो चेन तोड़ दें जिससे ये बीमारी, ये विषाणु लोगों में फैलता है। इस वक्त कितने क्वारंटाइन सेंटर इंदौर में हैं और उसमें कितने मरीज़ हैं जिनको आप देखभाल जिनकी कर रहे हैं? देखिए, मैं सिरे से बता दूं कि जब ये महामारी शुरू हुई थी तो उसके बाद सबसे पहले यही था कि जो लोग जिनकी जांच हुई है, जिनको सिम्टम आए हैं और वो पॉजिटिव आए हुए हैं, तो उनके संपर्क में आए हुए लोगों को यदि अलग थलग कर दिया जाए, आइसोलेशन में डाल दिया जाए, तो इसका जो प्रसार है वो रुक सकता है। तो इस क्रम में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं ऐसे स्थानों को आइडेंटिफाई करूं कि जहां पर हम क्वारंटाइन सेंटर्स बना सकते हैं। चूँकि इंदौर में मैं पहले से रहा हूं तो हमने एक आह्वान किया कि इतनी जल्दी हम किसी स्कूल में या कहीं पर और जगह पर बनाएंगे तो हमको बहुत सारे बेड लगेंगे और व्यवस्थाएं जमानी पड़ेंगी। तो इसके स्थान पर हमने इंदौर के जितने भी पुराने होटल के व्यवसायी थे, मैरिज गार्डन वाले थे, उन सभी से हमने अनुरोध किया और धीरे धीरे हमारे क्वारंटाइन सेंटर बढ़ते गए और एक समय में हमारे पास 46 क्वारंटाइन सेंटर्स हो गए थे, जिसमें कि अधिकतम हमारे पास 1700 जो संदिग्ध लोग थे जिनको हम प्राथमिक संपर्क कहते हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स, वो उन पर हो गए थे। आज की डेट तक लगभग 3000 लोग इन क्वारंटाइन सेंटर में 14 या अधिक दिनों तक रह चुके हैं। फिर जब चूँकि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और वर्तमान में भी हमारे पास करीबन 850 जो हैं वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स इन 27 क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। तो जो आप जब इनको संदिग्धों को रख दिया जाता है वहाँ पे, तो क्या WHO का क्या प्रोटोकॉल है? आप उस क्या प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ता है क्वारंटाइन सेंटर में? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर्स में हो या बाहर भी, हाँ, जो भी कोरोना की जो वायरस है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो जब ये लोग जाने लगते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में तभी इनको समझाइश दी जाती है कि आप लोग एक दूसरे से ना मिलें, अपने अपने कमरों में तक सीमित रहें और हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था वहाँ पर रखें, उनका भोजन, नाश्ता, पानी, ये सब व्यवस्था रखें। साथ ही साथ हम उनको अच्छा उनका न्यूट्रिशियस वैल्यू का खाना उनको उपलब्ध कराएं। हम काढ़ा पिलाते हैं जैसे और उनको दूध देते हैं और जो संभव हो सकता है ऐसी चीज़ें उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि उनके अंदर की इम्यूनिटी का लेवल बढ़ सके। क्योंकि जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें वो पॉजिटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जाने के बाद उनकी जांच होती है, जब उसकी रिपोर्ट आती है तो अगर चूँकि उनके अंदर ये उन्हीं लोगों के संपर्क में आए हुए थे जो पहले से ही पॉजिटिव थे, तो संभावना रहती है कि इनमें काफ़ी लोग पॉजिटिव हों और ऐसा हुआ भी है। लगभग 35 से 40% जितने भी इंदौर में केसेस निकले हैं उनमें से 35 से 40% केसेस जो हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से वापस आए। तो अगर ये 35 से 40% लोग अगर समाज में रहते या शहर में रहते तो ये संक्रमण कई गुना हो सकता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कम्युनिटी स्प्रेड के कारण बन सकते थे ये। तो चूँकि ये लोग अलग थलग रहे, पॉजिटिव आने के बाद ये लोग सीधे अस्पताल में पहुँच गए, तो वो जो एक संभावना थी संक्रमण की वो खत्म हो गई। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 30 या 40% लोग इसी में से पॉजिटिव निकल जाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक भी है कि बाकी जो 60% लोग हैं जो पॉजिटिव नहीं निकले वो रह तो इन्हीं के साथ रहे हैं। नहीं, तो वो इस तरह का खतरा तो बना ही रहता होगा।
नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने अलग अलग जितने सारे जो होटल्स लिए और मैरिज गार्डन लिए थे, इन सब में सभी को अलग अलग रूम दिया गया है। और ये बिल्कुल प्रोटोकॉल, और इतने समझदार सभी लोग हो गए हैं क्योंकि मीडिया के माध्यम से और आप लोगों ने जिस प्रकार से भी प्रचार किया, और साथ में उन लोग के साथ संवाद की एक व्यवस्था भी रहती है। हर एक क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों ने माइक लगाए हुए हैं ताकि उन सबसे कम्युनिकेशन बना रहे। तो उसमें बार बार ये समझाइश दी जाती है कि आपको किसी से मिलना नहीं है, और वो अपने कमरे में रहते हैं और खाना उनके लिए व्यवस्था की जाती है, और जो भी केवल उसको लिए ही वो वापस आते हैं। तो अगर इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन अंदर कोई करे तो निश्चय ही हाँ, जैसी खबरें आई कि दस्तूर गार्डन में, ताराकुंज गार्डन में, बहुत सारी जगह से ऐसी खबरें आई कि वो सामूहिक रूप से खाना खाते थे जी। खासतौर पे कुछ वर्ग विशेष के लोगों की शिकायत आई कि वो मान ही नहीं रहे थे, क्वारंटाइन होने के बाद भी जो है सामूहिक रूप से खाना खाना, एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, इस तरह की शिकायतें आई, आपके पास भी आई होंगी। तो फिर आप उसको निपटने का क्या तरीका रहता है? देखिए, अब इसको तो, ये तो सिर्फ पूरी की पूरी संवाद वाली बात है कि अगर अपनी बात उन तक संप्रेषित की गई है, हम लोगों ने उनको समझाइश दी, हमने जिसकी बात वो मान सकते थे उन सभी के माध्यम से हम लोगों ने लोगों से संपर्क किया। हमने जो भी जिस क्षेत्र से वो आते थे, चूँकि उनकी आप शहर काजी को भी कहीं शहर ले गए काजी थे? साहब को हम लोगों ने बात की, उन्होंने कई वीडियो चलवाए, उनको उन तक अपनी बात करी। वहाँ के जो पार्षद रहते थे उनकी बात वो अगर वो मानते हैं तो हम लोग ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेते थे कि वो किसकी बात करते हैं, क्योंकि उनको अगर कोई समस्या भी होती थी, खाने की कोई बात होती थी, तो वो फलाने XY इनसे भाई के पास जाएंगे, या वो जिनका भी नाम लेते थे, तो हम लोग उन लोगों को संपर्क कर इसी माध्यम से उनको अपनी बात पहुंचाते थे। तो खाने की जिम्मेदारी भी आप ही की रही, आपका प्रशासन या वो सिस्टम भी आप ही देख रहे थे? बिल्कुल। खाना सुबह हम लोग सबसे पहले चाय उनको उपलब्ध कराते हैं, चाय के बाद ब्रेकफास्ट रहता है, दिन में 2 बार खाने की व्यवस्था रहती है, और जैसे मैंने बताया कि काढ़ा, बिस्किट्स, टोस्ट, जो भी चीज़ हमको और भी समाज से मिला, ये सब भी, ऐसा नहीं कि सब सारी व्यवस्थाएं हमने शासन की तरफ से की हैं। इसके लिए हमने सभी संपर्क किया, और हमारे पास 3-4 स्वयंसेवी समूह हमेशा से रहे हैं, पिछले 35 दिनों से जो इनको भोजन करा रहे हैं। तो उसमें से जैसे काढ़ा जो आप जिसका जिक्र आप 2-3 बार आपने किया, ये काढ़ा आयुष मंत्रालय द्वारा जो दिव्य काढ़ा है, ये वही जी, ये उपलब्ध कराते थे आप? जी, ये आयुष मंत्रालय द्वारा उपलब्ध काढ़ा है, और रेड क्रॉस से भी एक जो इंदौर का रेड क्रॉस है, उन्होंने भी कुछ काफ़ी संख्या में काढ़ा बनवा कर वितरित कराया था। ये काढ़ा आयुर्वेदिक औषधियों से युक्त बिल्कुल है? आयुर्वेदिक औषधियों से युक्त है, और इसमें कोई तैयारी बहुत कुछ नहीं करनी, गर्म पानी में मिलाकर उबालकर वे छान तो कर क्या पीते। इसका रिस्पांस क्या है, इस काढ़े का रिस्पांस क्या है? इसका रिस्पांस, अब हालांकि इसकी स्टडीज़ होनी तो बाकी है, इनफैक्ट कोरोना के हर जो भी इलाज की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये सबको समझ में आया है कि भारत में इम्यूनिटी जो है वो ही इसका प्रतिरोध कर रही है, और इसमें कोरोना जो अपना काढ़ा होता है, इसमें बहुत सारी जो आयुर्वेदिक और देसी चीज़ें रहती हैं। इसमें लौंग है, काली मिर्ची है, सोंठ है, अदरक है, बिल्कुल, शहद अदरक है, और ये सब चीज़ें इस इसमें तरह की रहती हैं। चीज़ें, और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी है, लेकिन हमारे घर में जो तुलसी का पत्ता और ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो पुरानी अपनी है, और शायद ये हम भारतीयों के अपने सामाजिक इसमें रहता ही है कि हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जो ये हमारी नानी ने हमको बचपन में सब कुछ पिलाया है। जब भी सर्दी खांसी होती थी तो घर में इस तरह का काढ़ा हमारी माँ दादी बनाती थी, जिसमें तुलसी डालते थे, लौंग डालते थे, काली मिर्ची और अदरक और सोंठ और ये सब डालकर जो पिलाया जाता, जो हम पीना नहीं चाहते थे बचपन में, लेकिन हम सबने पिया है। हाँ, और इसी वजह से अपनी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर है। इसी वजह से यही कारण है कि जब बड़ी संख्या में अपन देखते हैं कि कितने केसेस टोटल जो अपन सैंपल लेते हैं, और उसमें मोर्टेलिटी भी हिंदुस्तानी में कम ही हो रही है। तो जो इटली, अमेरिका, स्पेन में जो मरने वालों की संख्या है, शायद हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी जो मजबूती है, आंतरिक मजबूती, जो हमारा खान पान का स्टाइल है, वो आज हमें सुरक्षित रख रहा है। बिल्कुल कर रहा है, मतलब मेरा तो ये मानना है। तो इसके अलावा भोजन में भी आप इस बात का ध्यान रखते थे कि उनको न्यूट्रिशन, प्रोटीन वाला भोजन दिया जाए, जिसमें दालें हों, फलियां हों, फ्रूट्स वगैरह भी उपलब्ध कराते थे आप? देखिए, मैंने जैसा बताया कि इसके लिए 3-4 हमारे संगठन थे। हमने अनुरोध किया, क्योंकि हमको शुरू में मालूम नहीं था कि किस संख्या तक ये लोग जाएंगे, कितने लोगों को हमको रखना पड़ेगा। शुरू में तो नया जब था तो एक परिवार में अगर निकलता था, उसके आसपास के 5 या 10 घरों में सभी को ले जाके क्वारंटाइन कर देते थे। धीरे धीरे स्टडी हुई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अपने नॉर्म्स बनाए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, होम क्वारंटाइन भी एक अच्छी व्यवस्था है। तो बाद में फिर ये तय हुआ कि अगर
हम ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर घनी बस्ती है, जहाँ छोटे घर हैं, गरीब लोग हैं, और एक एक कमरे में अगर 5-5 लोग या 10-10 लोग रहते हैं, तो उनको उनके घर में तो हम होम क्वारंटाइन कर नहीं सकते। लेकिन जिनके पास घरों में ज़्यादा कमरे हैं, तो उनके लिए बेहतर विकल्प यही है कि वो अपने घरों में होम क्वारंटाइन हो। तो फिर उनको होम क्वारंटाइन उनको करते हैं, और जहाँ पर ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि जहाँ पर संभव ही नहीं है, उनको उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उन सभी लोगों को हम लोग आज भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो सर, ये आपने जैसे कहा कि सबको अलग अलग कमरे दिए, तो क्या ये भी इस तरह से भी व्यवस्था करते थे कि एक परिवार के अगर 4 सदस्य हैं तो उनको एक ही कमरा दे दिया जाए? देखिए, ये देने वाली बात नहीं थी। हम लोग कोशिश करते थे कि सबको सेपरेट किया जाए, पर जैसा अंदर की बात है, जब क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर के जो है ना, उसका जो सामाजिक परिवेश कहना चाहिए, वो थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का हो जाता है। वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मचारी हमारे भी अंदर नहीं जा सकते हैं। इवन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत कभी जो चेकअप करने जाते हैं वही जाते हैं। नगर निगम के कर्मचारी जाएंगे तो वो बिल्कुल पूरा ड्रेसअप होके कभी 1 या 2 बार जाकर सफाई कर सकते हैं, जबकि वो पूरे पैक हो जाते हैं। तो अगर किसी का परिवार है, पिता है, पत्नी है और माँ बाप है, तो वो सब लोग अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत मिल सकते होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर निर्देश उनके लिए यही रहते हैं कि यथासंभव ना मिले। चूँकि ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि अभी तो पीक आया ही नहीं कोरोना का, अभी एक स्पाइस और आएगा, और ये संभवतः जून और जुलाई में आएगा। तब केंद्र सरकार ने जो आशंका व्यक्त की है, वो उसने कहा है कि 13,000 से 14,000 के दरमियान हमारे यहाँ मरीज़ होंगे, और ऐसी सूरत में आपको बहुत सारे क्वारंटाइन लोगों को करना पड़ेगा। तो उसके मद्देनज़र मैं ये पूरा शो कर रहा हूँ, और उसके मद्देनज़र हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ये, भगवान ना करे, लेकिन कभी किसी भी दर्शक को ये स्थिति बन सकती है कि उसे क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ सकता है या उसके परिजनों को जाना पड़ सकता है। तो क्या इस स्थिति में क्वारंटाइन सेंटर आपकी क्या तैयारी है जून जुलाई में, अगर ऐसी स्थिति बनती है, ना बने, हम सब दुआ करते हैं कि ना बने, लेकिन बन गई, तो क्या स्थितियां होंगी, क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। हम लोगों को वर्स्ट कंडीशन के लिए अपनी तैयारी रखनी पड़ती है, और इसके लिए हमारे जिलाधीश के नेतृत्व में हम लोग प्रयास करते हैं, प्लानिंग भी करके रखी हुई है। जब क्वारंटाइन सेंटर्स बन गए और जब केसेस की संख्या बढ़ने लगी, तो इसका एक नेक्स्ट स्टेज था, वो था कोविड केयर सेंटर, जिसको हम CCC बोलते हैं। कोविड केयर सेंटर्स भी इस प्रकार के स्थान थे जिसमें हम उन लोगों को रखते थे जो लगभग पॉजिटिव तो आ गए हैं, लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो होते हैं, उन लोगों को हमने ऐसे CCCs में रखा गया। और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पॉजिटिव व्यक्ति को हम अस्पताल में भेज देते हैं, रेड हॉस्पिटल है, तो वो अस्पताल में एक जो बेड है, जिसमें एक ऐसा मरीज़ भी आ सकता है जिसको ज़रूरत है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो बेड उनके पास चला जाएगा और ये लोग वंचित रह जाएंगे। तो जो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे, उनको हम लोगों ने CCC में रखा। तो उस क्रम में हमने लगभग 10 CCCs अभी तक बना दिए हैं। आगे जो तैयारी की गई है पिछले 3-4 दिनों में, हम लोगों ने लगभग 7,000 बेड CCC की तैयार कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनके ऑर्डर्स निकल रहे हैं। और इसी प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर्स में भी जितने हमारे पास हैं, इसके अतिरिक्त हम लगभग 2,000 बेड की तैयारी अपनी पूरी हमने करके रखी हुई है। तो अगर इस तरह की कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो उसके हिसाब से मानसिक रूप से भी आप तैयार हैं, और बिल्कुल व्यवस्था के हिसाब से भी तैयार हैं? बिल्कुल, हम इसके लिए तैयार हैं। और जो हमारे ये लॉकडाउन हुआ है पिछले 45 दिनों में, या जो 3 हमारे लॉकडाउन हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, समझ में आती है, कि जो उसका फ़ायदा यही हुआ कि हमारी संस्थाएं जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सब तरह की चीज़ें, सभी तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अब सबको तैयारी का समय मिल गया। अब 45 दिन में सबको समझ में आ गया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके लिए हम क्या करें। अगर हमको क्वारंटाइन करना पड़ेगा तो हम कहाँ करेंगे। जब पहले दिन था, अगर लॉकडाउन नहीं करते तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे। तो जो संख्या आज जितनी भी है, आज X है, और कल अगर वो 5X होती है, तो वो 5X तब भी हो सकती थी जब लॉकडाउन लगा था। उसके 5 दिन बाद ही वो स्थिति निर्मित हो सकती थी, डबल हो जाती 5-5 दिन में। तो लॉकडाउन का ये सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे समझ में आया, में तो 18 घंटे में डबल हुए उनका। और ये नवत हमारा देश तो, और भी हम लोग करीब में रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से गले मिलकर ही रहते हैं, हाथ में हाथ डालकर मिलते हैं, कितना भी कर लें, बचपन से जो आदत पड़ी हुई है। तो सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना प्रैक्टिकली बड़ा कठिन था। अब जब लॉकडाउन किसी न किसी दिन तो ख़त्म होगा ही, और अगर उसके बाद अगर फिर भी कोई चीज़ें आती हैं, अगर केसेस आते हैं, तो तब तक हमारी तैयारी का जो समय है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे वो पुलिस का मूवमेंट हो, चाहे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, अब सबको पिक्चर क्लियर हो गई। उनको मालूम है कि अगर इस चीज़ के लिए हमको इतने मास्क चाहिए, इसके लिए हमको इतनी PPE चाहिए। आज हमारे पास वो सब चीज़ें प्लानिंग करने के लिए और उनको फलीभूत करने के लिए हमारे पास। तो अभी अगर भविष्य में स्थितियां बिगड़ती हैं, जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही है जून और जुलाई में, तो आपके पास 7,000
ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी वाले बेड हैं जो गंभीर लोगों के लिए हैं, और पॉजिटिव लोगों के लिए, जी। 2000 की आपने इस तरह की व्यवस्था की क्वारंटाइन सेंटर में। बिल्कुल। एक नई गाइडलाइन अब केंद्र सरकार ने दी कि आप होम क्वारंटाइन कर दें। तो होम क्वारंटाइन जिनको किया जाएगा उसके लिए जाहिर है कि उनके बड़े घर होना चाहिए, अपना एक अटैच लेट बाथ वाला, सबके बाद एक एक कमरा हो, इस तरह के घर होना चाहिए। और वहाँ भी क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए, होम क्वारंटाइन के लिए बेसिकली जैसा आपने बताया, ये उन्हीं के लिए है जहाँ पर वो जो लोग सक्षम हैं और अपने आप को अपनी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ऑक्सीजन जो होती है शरीर में, उसका लेवल चेक करने की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। ऑक्सीमीटर जो एक जो ऑक्सीमीटर होता है, उंगली में लगा के हम जी, चेक करते हैं। तो वो ऑक्सीमीटर जो है उसको सैचुरेशन उसका बताते हैं कि शायद 94% या उससे अगर कम होता है। और एक ऐप है जो इंदौर ने ही बनाई हुई है, उस ऐप में जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनको अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन फीड करके रखनी होगी। जब उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनकी मॉनिटरिंग नंबर 1 हो जाएगी। इसके अलावा फिजिकली भी एक डॉक्टर्स की जो टीम है वो विजिट भी करेगी और उनके ऐप्स के माध्यम से भी उनके संपर्क में रहेगी, निगरानी उनको रखेंगी, कंट्रोल रूम रहेगा, इमरजेंसी नंबर है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए रखी जाएंगी और रखी गई हैं। और घर में भी कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो पॉजिटिव वाले का केयर कर सके, यानी हर 4 घंटे में उसका टेम्परेचर ले ले, उसको दवाइयाँ दे दें और उसके बारे में बिल्कुल तो उनको जो दवाइयाँ कही जाए वो दे दें। जी, तो ये सारी व्यवस्थाएं होम क्वारंटाइन के लिए रखी गई हैं। ये सब तैयारियां इसीलिए की गई हैं कि जो भी हमारी देश की स्थिति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारी पॉपुलेशन है और जो प्रोजेक्शंस हैं, इन सब को देखते हुए बीच में हम किस तरह से लोगों को हैंडल कर सकेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी राशि जो है वेंटिलेटर्स के लिए दी है। प्रधानमंत्री केयर से जो फंड जारी हुआ है, तो वेंटिलेटर्स के लिए कल बहुत बड़ी राशि दी गई। तो इसका मतलब ये है कि हम देश कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा है कि अभी स्थितियां आने वाले दिनों में और बिगड़ सकती हैं। अब वो प्रोजेक्शंस तो आप सभी देख ही रहे हैं कि हर दिन केसेस जो हैं पिछले दिन के केसेस से ज़्यादा होते हैं। कल परसों तक 3000 पर डे थे, अभी मैंने सुना कि 4000 हो गए। तो ये आज भले ही आप हमारा शहर इंदौर, हम लोग सब लोग पहले से, चूँकि यहाँ पर स्टार्ट हो गया, हम इसको मैनेज कर ईश्वर करेगा तो हम इस माह के अंत तक इसको बिल्कुल 0 पे ला देंगे। लेकिन दूसरे शहरों में बड़ी बढ़ रहा है और भी जगह पर निकल रहे हैं। तो छोटे शहरों में पहुंच गया है, तो वो तो सतना के मैहर तक तैयारी में इसको अलूफ रखते हुए या अलग से एक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। जिस दिन अगर ये एक लॉकडाउन खत्म होगा तो दूसरे शहर से लोगों का आना जाना तो रहेगा, मजदूर जो चले गए हैं वापस तो आएंगे। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर से दूसरे शहर में फिर से इन्फेक्शन ला सकता है, और एक व्यक्ति ने इसको शुरुआत की है कभी ना कभी दुनिया में। तो समस्या बहुत बड़ी है। एक लड़की से ऐसा बताया जा रहा है कि चीन की वुहान लैब में काम करने वाली जो प्रशिक्षु लड़की थी, उससे कहीं एक गलती से हुआ और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिली और उसका बॉयफ्रेंड उस चमगादड़ वाले मार्केट में गया। ये जो कहानी अब इसकी रिसर्च होना बाकी है कि उसके बाद वो वेट मार्केट में गया जहाँ चमगादड़ बिक रही थी और उससे चमगादड़ों में लगा और वो उससे पूरी दुनिया में फैला। तो अभी प्रारंभिक तौर पे तो ये सूत्र है, पर फिलहाल जो खतरा है उसके मद्देनज़र कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और इंदौर में भी जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो निश्चित तौर पे, मैं कल भी बात कर रहा था DIG मिश्र से, कि जब ये लॉकडाउन होगा और लोग भड़बड़ा कर बाहर निकलेंगे, बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, तब उस समय कंट्रोल करना किस तरह से मुनासिब होगा, कैसे उसके लिए चुनौती, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको केवल प्रशासन के माध्यम से हैंडल किया जा सके। जैसे अब इसका जो पहला, अभी तक इसका इलाज नहीं निकला है, जो भी वैक्सीन वगैरह निकलेगी तो निकलेगी। अगर जो चीज़ सबके दिमाग में आती है या सबको मालूम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। पहला शब्द सोशल है, यही इसका पहला इलाज का पहला शब्द सोशल है। हालांकि मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा काम हुआ कि सबको इसके बारे में थोड़ा सा डर बैठा, और वो पॉजिटिव डर होना ज़रूरी भी है। तो मैं नहीं मानता कि एकदम से भड़बड़ा कर लोग निकलेंगे, लॉकडाउन ख़त्म होगा। लेकिन जो लोग भी निकलेंगे और अगर उनको वो इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और अपने मास्क नहीं लगाएंगे तो निसंदेह हमारे सामने समस्याएं आएंगी, और वो लोग और उनके परिवार के वो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग इससे उनको रिस्क होने की संभावना है। हालांकि एक एंगल ये भी है इसका कि लोगों का कहना है कि, और वैज्ञानिक लोग इस पर काफ़ी समय तक मानते भी हैं और आप जानते भी होंगे कि युवा लोगों को निकलना चाहिए घर से बाहर, और सबको थोड़ा बहुत कोरोना का असर होना भी चाहिए। ये भी एक एंगल है ताकि उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो। और किसी पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा लोगों में अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है
तो वो हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो हर्ड इम्यूनिटी इसका एक इलाज बताया जा रहा है। मतलब मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जैसा कि नहीं सुना ना, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उसमें बिल्कुल। ये ज़रूर है कि एंटीबॉडी डेवलप होना चाहिए। और जिसको कोरोना एक बार हो गया उसको एंटीबॉडी डेवलप हो भी गई, इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें। बिल्कुल। आपके यहाँ के भी एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर को भी पॉजिटिव हुए थे, तो क्या ये खतरा, जैसा कि ये खतरा तो है कि आपकी जो टीम है, आईडीए की टीम है या दूसरे लोग जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो काम कर रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, वो रिस्की जोन में तो है ही। बिल्कुल। तो कितने कर्मचारी, आपको उन कर्मचारियों को सेव करना और उनको किस तरह की आपकी रणनीति बनाई? बिल्कुल, हम लोग सभी के बहुत अच्छे संपर्क में रहे और वो लोग डिमोरलाइज ना हो, इसकी भी हमने व्यवस्था रखी। मतलब प्रतिदिन लगभग सुबह जब भी मैं निर्देश व्हाट्सएप ग्रुप में देना स्टार्ट करता हूँ या पहले से करता आ रहे हैं हम लोग, तो मैं सबसे पहले यही 3 चीज़ें लिखता हूँ, बार बार लिखता हूँ कि इनका ख्याल रखें। और वो लोगों को मैंने बताया कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा रखो। अगर आप संक्रमित हो गए तो हम जिनके लिए बैठे हैं नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए मैंने बताया उनको सबको कि 6 फीट की दूरी रखना है। 3 चीज़ें मैं सबको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि 3 चीज़ें हैं कि एक तो 6 फीट की दूरी रखें, दूसरा यह है कि चेहरे पर मास्क होना चाहिए, और तीसरा यह है कि आपका हाथ किसी भी सरफेस से लगकर संक्रमण ले सकता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी देर में उसको सैनिटाइज़ करते चलें। इन 3 का पालन करते हैं, अगर आपके चेहरे पर मास्क है तो न्यूनतम संभावना है कि आपको कहीं से ये इन्फेक्शन लग सके। अगर दोनों ने मास्क पहना है, आपने हमने, तो 95% आप बच गए। बिल्कुल बच गए। आपने अकेले ने मास्क पहना है तो 65% बच गए। लेकिन अगर मास्क पहनने के साथ साथ अगर आपने दूरी भी बना के रखी है तो 99% बच गए। तो फिर ये मतलब आपका इस सोर्स से तो नहीं हो सकता है। तो ये हमने अपने पहले जितने भी आईडीए के लोग हैं, क्योंकि ये लोग सुबह से जाते हैं, सुबह से चाय लेकर जाकर उनको देना, चाय का बर्तन है, अगर उसको लोग खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं, स्टील का है, स्टील का है, उस पे 48 घंटे रहता है स्टील पर। तो हम लोग फिर ये, तो जो हमारा व्यक्ति चाय हैंडल करता है, क्लास 4 का एम्प्लॉय है, मैंने सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी सुरक्षा उसको दी हुई है। मैंने उनको, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारा प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, मैंने कहा सबसे ज़्यादा अगर सबसे पहले हमारी पीपीई किट आई तो क्लास 4 के एम्प्लॉय को, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सबसे नज़दीकतम लेवल पर पहुँच रहा है, दूसरे लोग सुपरवाइज़ कर रहे हैं। खाना देने जाते हैं तो हमने ये बिल्कुल बोला किसी को बहुत ज़्यादा कमरे में जाकर खाने देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम क्वारंटाइन सेंटर बनाते हैं उसके पहले मैं जाता हूँ तो मैं उसकी पूरी रूपरेखा बनाता हूँ कि यहाँ पर टेबल रखी जाएगी, आप यहाँ से आओगे और यहाँ पर खाना रखोगे, पानी की ये व्यवस्था रहेगी, बॉटल यहाँ रखी जाएगी, सैनिटाइज़र। फिर हमने हर एक क्वारंटाइन सेंटर पे जो है अपने वो हाइपोक्लोराइड वाले जो हैं उनकी व्यवस्था रखी है, वो प्रॉपर प्रतिदिन होता है। जो चाय के बर्तन वाली बात भी है उसको फिर हम लोग सैनिटाइज़ करवाते हैं, फिर उसको वापस लाते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा से आज 45 दिन हो गए और किसी कर्मचारी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है और सभी का विश्वास बना हुआ है और सभी लोग बिल्कुल प्राणपण रूप से लगे हुए हैं इसमें। एक समस्या जिसको आपने बहुत बखूबी हैंडल किया, मैं उसके लिए इंदौर की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रोत्री साहब। ई पास की लेकर जो एक व्यवस्था थी जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हो रहे थे, खासकर विद्यार्थी वर्ग में बहुत परेशानी थी, और विद्यार्थी वर्ग जितने यहाँ परेशान हो रहे थे उससे ज़्यादा कई गुना परेशान उनके पेरेंट्स वहाँ पर हो रहे थे। और बहुत सारे लोग जो जिनके घर में वृद्ध माता पिता गाँव में रहते थे, वो गाँव जाना चाहते थे, तो वो सिस्टम आपने कैसे किया, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप बताएँ। देखिए, मुझे जब मेरा क्वारंटाइन सेंटर्स वाला काम निपट गया या सिस्टमेटिक हो गया था, तो मैं खुद फिर गया था कलेक्टर साहब से, मैंने निवेदन किया था। मैंने कहा सर अब मेरे पास 3-4 घंटे का तो काम हो गया है, अब हर चीज़ मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई नई जिम्मेदारी आप और दें। तो उन्होंने बोला यार विवेक, ये समस्या जो है कि लोग जो फंसे हुए हैं इनका बहुत बड़ी समस्या, तुम इसको संभालो। तो मैंने उसका असेसमेंट किया और देखा कि मैप IT का एक जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना हुआ रखा हुआ था और 10 लोग उसको हैंडल भी कर रहे थे। पर जो थोड़ा सा अप्रोच था वो उसमें उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, शुरू में ये था कि निर्णय ले लिया गया था कि एकदम से मूवमेंट नहीं होगा, पर धीरे धीरे सब समझ में आया कि चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं। तो मैंने उस टीम को बढ़ाया। नंबर 1 तो मैंने उनके सेंटर, एक जो कलेक्ट्रेट में चल रहा था, उसके अलावा आईडीए में एक कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया और फिर एक हमारा ICCC का जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है सिटी बस के ऑफिस में पीछे नया बना हुआ है, उसको लिया और हमने अपने जो ऑपरेटर्स थे उनकी संख्या भी बढ़ाई। और फिर मैंने ये देखा कि दिन भर आप लोग भी जब अप्लाई करते हैं लोग आग, तो दिन में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है। सब लोग कोशिश करते हैं, तो हमारा और उनका गेटवे एक ही था, तो हम दोनों को, मतलब जो हम अप्रूव करते हैं पास, उसमें भी 15 मिनट लग रहे थे और उनको तो एक आधा घंटा लगता था और रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जो टीम लगाई वो शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगाई। एक टीम 6 से 12, एक 12 से 6 और एक 6 से 10,
6 से फिर से 12 अधिकतर लोगों को लगा दिया गया और उनको एक लिबरल अप्रोच रखा गया। जिला प्रशासन स्तर पर मार्गदर्शन भी लिया सर से और हम लोगों ने तय किया कि वास्तव में जब सब चीज़ ये पूरी प्रॉब्लम का एंड यही कि आप अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो। तो जो लोग घर पर नहीं है तो वो हमेशा समस्या देते रहेंगे। वो प्रशासनिक रूप से हमको उनके लिए व्यवस्थाएं करनी है, उन लोगों के फ़ोन आएंगे, उनको हैंडल करना है। वो लोग किसी मोहल्ले के पार्षद के पास जाएंगे, जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, किसी के मीडिया वालों के पास जाएंगे, वो क्योंकि वो अपने घर में नहीं है तो वो हमेशा इरिटेट है, वो इरिटेट है और वो इरिटेट है, घबराए हुए हैं वो। 45 दिन और जब हो जाता है और अपनी फैमिली से आप अलग हो और ऐसे माहौल में आज भी कोई तय नहीं कि कितने दिन का और कितने दिन का प्रॉब्लम है, तो तय किया गया कि उनको लिबरल होकर किया जाए। तो फिर हमने इतने सारे लोगों को लगाकर फिर मैंने उनकी ई पास जारी करने शुरू किए और उन पर पूरी निगरानी रखी। मैं खुद भी पूरे दिन और रात बैठकर अपने लैपटॉप पर और मेरे पास जितने भी व्हाट्सअप आए, शायद ही कोई अनुत्तरित रहा हो, अननोन नोन जिसने भी जो लिखा, और कितने परेशान थे लोग इसका अंदाज़ा मुझे हुआ कि उसमें लोगों ने विवरण जो लिख रखे हैं कि इनके भाई की डेथ हो गई। मेरे पास फ़ोन आया रात के 3 बजे, मैं 1:30 बजे सोया और 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया नरसिंहपुर से कि सर वो लड़का को अब तो करना पड़ेगा पास। मेरे पहले तो एकदम से लगा कि यार रात में 3 बजे फ़ोन कर रहा है, कहाँ से उसने नंबर लिया होगा, कौन व्यक्ति होंगे। बोले वो आपका वो बेटा नरसिंहपुर में है और पिता की डेथ हो गई है, उनको मुखाग्नि देनी है। अरे मैंने कहा आप रुको, मैं फिर उठा, फिर लैपटॉप लाया, फिर उनसे बात करी, उनका अप्रूव किया। ऐसी कहानियाँ एक नहीं मतलब दसियों हैं। मेरा फ़ोन इनसे भरा पड़ा हुआ है जिसमें डेथ के हैं, बीमारियों के हैं, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया उसके हैं, सबके मैसेज हैं। ये तो वो लोग हैं जो मेरा नंबर कहीं से जान गए तो उन्होंने मैसेज कर दिए, कई लोगों ने अप्लाई किया। तो इसलिए हम लोगों ने फिर सभी को मोटिवेट कर पिछले 5-6 दिन में हम लोगों ने 41,000 पास बनाए और 41,000 के बाद मतलब जो पेंडेंसी थी वो 200 के आसपास रह गई थी। इसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें देखा कि अब थोड़ा सा फिर से देखा जाए, क्योंकि जो जितने लोगों को ज़रूरत थी, ये लोग केवल इंदौर में थे और दूसरी जगह के थे ऐसा नहीं था। इंदौर के कम से कम 10,000 लोग, 10,000 जिन्होंने पास इश्यू कराए होंगे उसमें से 1/4 वो बाहर फंसे हुए थे। कोई बॉम्बे में था, कोई पुणे में था, हमारे लोग के पास वो सब इंदौर आना चाहते थे, हमने उनको भी परमिशन दी। तो इस तरह से ये चीज़ जो है कि सेटल हो जाए। अपन को कोरोना का मुकाबला करना है तो इंदौर की और जिला प्रशासन की तो यही अप्रोच है कि भाई एक बार सब लोग अपने घरों में पहुंच जाएं। जो प्रॉपर लॉकडाउन वाली बात है, जिसका घर में जिसका बच्चा परेशान है, उसका खाना नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो रही, सब जगह से बंद हो गया, तो खाना लेने के लिए बाहर निकलेगा, किसी न किसी माध्यम से कहीं ना किसी के संपर्क में आएगा। वो ढूंढेगा कि किसी से मैं ऑपरेटर से बात कर लूँ कि मेरे को घर पहुँचने की व्यवस्था हो जाए, वो आपको अप्रोच करेगा। तो मतलब मेडिकली भी जो अपने हम लोग चाह रहे थे कि कहीं किसी तरह से वो किसी प्रभाव में ना जाए या संक्रमण ना हो जाए, तो अब सेटल है। अब आप ई पास बनाने के लिए अब भी लोग आवेदन करेंगे। अब आपकी क्या नीति है? अब आपने कुछ उसमें कुछ क्लॉज डाले हैं या अभी भी जो भी आवेदन करेगा उसको क्लियर हो जाएगा? अब आवेदन अभी भी क्लियर होगा हम लोगों ने, लेकिन अब थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सबसे प्राथमिकता जो है वो मृत्यु के केसेस में है। मेडिकल के 4-5 केसेस जो क्राइटेरिया है, मेडिकल में उन्होंने बनाया हुआ है कैंसर से संबंधित जैसे है या पैरालिसिस है, जो मेडिकल प्रेगनेंसी है या किडनी वाला मामला है, तो वो 4-5 कैटेगरियाँ हैं। और हम लोग खुद भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद हमारा जो ऑपरेटर बैठा हुआ है तो वो इतनी समझ रखता है कि पढ़कर समझ में आता है कि उसमें भी मानवीय संवेदना है। तो ऐसा नहीं कि वो कैटेगरी में नहीं लिखा तो मैं तो कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है तो हम उसको पास इशू कर देते हैं। और इसी वजह से ये है कि हम अब रिलैक्स हैं सभी लोग। हमारे पास एक बहुत बड़ा जो अब आपने क्या क्राइटेरिया, ये बीमारी के अलावा और क्या क्राइटेरिया डाला? नहीं, उसके बाद अब जैसे ये मई का महीना लगा है तो बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो रही हैं, तो शादियाँ के लिए भी कम से 5 या 7 जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस सॉफ्टवेयर में ये फिक्स है कि अगर आपके पास मिनी बस है और ये रीजन है तो आप इतने लोग ही बैठ सकते हैं। अगर आपकी 60 सीटर बस है तो उसमें 30 लोगों के ही परमिशन होगी, तो लगभग 50% लोगों को हम दे रहे हैं। तो ई पास में हमने ये सब किया है। इसके अलावा पैरेलल में अति आवश्यक केसेस में कई लोग बच्चे आते हैं। अभी आपके यहाँ आने से 1-2 घंटे पहले की बात है, तो पिवड़ा गांव से एक आदमी मुझे फ़ोन कर रहा है, बोले सर मुझे इसको महाराष्ट्र छोड़ना है तो मैं कैसे जाऊं? तो मैंने कहा तू अप्लाई करो। उसने कोशिश करी, बोले इसको समझा दो, उसको समझा दो, उनसे नहीं हुआ। वो गाँव का आदमी है, वो नहीं बना सकता ई पास। तो बोला सर मैं वो जो जहाँ पर हम वो करवाते थे, अपना फॉर्म भरवाते थे, मैं वहाँ जाके करवा लूँ। तो मैंने कहा वहाँ जाके क्या होगा? बोले सर बन जाएगा। मैंने कहा बोला लगेगा सर 200-300 रुपये तो मैं करवा दूंगा। मैंने कहा यार पास बनवाना है तो तेरा हक है, तो इसमें पैसे की क्या बात है? तो मैंने कहा तुम अगर आ सकते हो मोटरसाइकिल लेके मेरे पास आ जाओ। तो मैंने फिर उनको ऑफलाइन पास बनाकर अभी दिया तो वो निकल गए। तो हमारे यहाँ ये सब राउंड द क्लॉक ये सुविधाएँ चल रही हैं। जो जेन्युइन आदमी है उसका काम हो जाए, बस हमारा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि अगर उसका काम हो जाए तो
उसको हम इनकरेज करते हैं और देख लेते हैं हम लोग ई पास में अगर आईडी नहीं लगाया हुआ है या जनरलाइज बात है या ऐसा कोई काम है जिसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत धन्यवाद विवेक श्रोत्री साहब, दर्शकों से बात करने के लिए, उन्हें बताने के लिए। और आप देख रहे थे कि विवेक श्रोत्री बता रहे थे कि जो जेन्युइन है, जो वास्तव में न्याय संगत है, ज़रूरतमंद है, उसके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा, उसको ई पास भी मिलेगा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के नेतृत्व में, जिलाधीश के नेतृत्व में पूरी तैयारियां हैं विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से निपटने की, वस्त से वस्त स्थितियों का सामना करने की। और जैसा कि विवेक श्रोत्री साहब बता रहे थे कि एक मानवीय अप्रोच रखकर, मानवीय संवेदनाओं के साथ जिला प्रशासन काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो श्रोत्री साहब ने कही वो ये कही कि शायद इस महीने के अंत तक हम इस संकट से बाहर आ जाएंगे। मैं इसको भगवान से यही कहूँगा कि उनके शब्द फलीभूत हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरस्वती जिह्वा पर हमारे आसीन रहती है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि इस अंत तक हम बाहर आ सकते हैं, तो हम उम्मीद करें कि हम बाहर आ जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।